Dharmendra Pradhan to reply the discussion. धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपकी आभारी हूँ। आज आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा की एक अवसर दिया। सदन ने भी कुल 12 माननीय सदस्यों ने आपकी अनुमति से इस डोला सेन जी से लेकर प्रशांत नंदा जी तक, बीच में आदरणीय जनजाति विकास विभाग के मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने, सभी ने इस बिल को समर्थन किया और इस महत्व उद्देश्य आंध्र रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो प्रतिबद्धता थी सरकार की, एक यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र और तेलंगाना में बने। तेलंगाना, आंध्र में तो बन चुकी है, उसकी कैंपस भी शुरू हो गई है। अभी वहाँ की स्थायी कैंपस के लिए हमने प्रारंभ में कहा कि उसकी फाउंडेशन स्टोन देने का हमें अवसर मिला, सौभाग्य मिला। ऐसे ही तेलंगाना सरकार की अगर सही समय में सहयोग होता तब ये यूनिवर्सिटी अभी तक रूप ले चुका होता। उन्होंने लंबे समय तक लैंड देने में विलम्ब किया, इसीलिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन में देरी हुई, लेकिन देर सही दुरुस्त हुआ। अभी आज की आपके अनुमोदन के बाद जब आदरणीय राष्ट्रपति जी इसकी स्वीकृति देंगे, जल्द ही यूनिवर्सिटी खोलने की सारे प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। निश्चित रूप में एक देश में ये राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन करके आगे बढ़ेगा। ये हम सभी के लिए सुखद अवसर होगी। हमारी देश की जनजाति विषयों के बारे में विशेष अध्ययन करने का ये विश्वविद्यालय अपनी दायित्व निभाएगा। अध्यक्ष जी, जब सभी माननीय सदस्यों ने अनेक प्रकार के विषयों को उठाया है, मैं सभी को आभार करता हूं। एक दो मित्रों की समान प्रकार की विषय रही है। कुछ मित्रों की डोला सेन जी ने अपने विषय को उठाते हुए शायद जो मूल विषय से भटक के और कहीं चली गई, लेकिन मैं आपकी अनुमति हो तो एक विषय उदाहरण देना चाहूँगा। जिस अभी तो मेरे बहन डोला जी रहती तो उनको अच्छा होता, लेकिन सुन भी रहे होंगे और उसको बाद में रिएक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक तथ्य आज उन्होंने सदन में उठाई, तो मैं एक तथ्य आपके माध्यम से उपसभापति जी आज सदन में रखना चाहूँगा। उन्होंने कहा ये सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इतिहास को पुनर्लिखन करने का प्रयास कर रही है। शायद उन्होंने पूरा सब विषय को समझी नहीं। मैं दो विषय उल्लेख करना चाहूँगा। इस बीच में वो जो पार्टी से आते हैं, उस पार्टी के जो सरकार चलती है, तृणमूल की सरकार चलती है बंगाल में। बंगाल ने एक विकल्प नीति बनाने का प्रयास किया। हम भी बड़े उत्सुकता से था देख रहे हैं, देश में एक सर्वसम्मति से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, लेकिन उनकी क्या ऐसे मन में और क्या विषय आई है, उन्होंने विकल्प नीति बनाया। उपसभापति जी, उनकी मसौदा को अभी हमने जब सामने आया, मैंने उसको पढ़ा, हमारी कुछ विशेषज्ञों को बिठा के भी पढ़ाया। सब 99% जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परामर्श है, उसी परामर्श को उन्होंने भी हूबहू अपनाया है। शायद भाषा में कुछ परिवर्तन हुआ, भाषा की विविधता है, और मेरे प्रधानमंत्री जी इस विषय में बड़े आग्रही रहते हैं। हम जितना लोक भाषा में जाए, स्थानीय भाषा में जाए, भाषा को लेके कोई आपत्ति नहीं है, मूल विषय और तत्व पहुंचनी चाहिए। मैं आज खुशी से कह रहा हूं, बंगाल की जो तथाकथित प्रयास हुई और कुछ राज्यों के अन्य मित्रों ने प्रयास कर रहे हैं, अंतर्गतवा सभी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तहत आना पड़ रहा है। मैं ये सुखद जानकारी हाउस में भी देना चाहता हूं। बंगाल ने भी 99% राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कॉपी ही किया है, धन्यवाद उनको। उन्होंने और एक बात कही है कि इतिहास को आप पुनर्लिखन करते हो। नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने लंबे समय तक, सदन अभी इन दिनों में एक विषय पर चर्चा कर रही है, जब जम्मू कश्मीर के बारे में आदरणीय गृह मंत्री जी ने कुछ मसौदा लोकसभा राज्यसभा में पारित कर रहे थे, तब इतिहास की कुछ घटना को उन्होंने कोट किया, कुछ तथ्य कोट किया, उसको लेके राष्ट्रीय विमर्श हो रहा है पिछले 2 दिन से।
उपाध्यक्ष जी, जानबूझ के कुछ एक तत्व ऐसे एक सामंतवादी मानसिकता में ग्रस्त हो गए थे आजादी के उपरांत, जैसे ही वही देश है, उन्हीं की खानदानी देश की मालकियत रखती है। ऐसे परंपरा, ऐसे कुछ लक्षण देश के कुछ अन्य राज्यों में भी दिखने को मिलता है। जैसे एक दो फैमिली ही उस राज्य की मालकियत उनके पास है, जैसे एक देश एक घर की परिवारवाद में चलता है। लेकिन तथ्य तो ऐसे नहीं कहते था। ऐसे सारे छुपे हुए तथ्य को नरेंद्र मोदी जी ने पूर्ण किया है देश के सामने लाने के लिए। क्या सरदार पटेल जी को सम्मान करना नहीं चाहिए था? इस सरदार पटेल जी के कंट्रीब्यूशन को इस देश भूल सकता है? इसीलिए अभी प्रधानमंत्री जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना के सरदार पटेल को गौरवान्वित किया। अभी हम ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी मेरे मित्र अर्जुन मुंडा जी उल्लेख कर रहे थे, 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। ये तो अभी नहीं बना है, ये तो इतिहास का हिस्सा है। हम इतिहास बदल रहे हैं। हमने कहा 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। लंबी लकीर हमने खींचा। अगर किसी को इसी में आपत्ति है, हम क्या कर पाएंगे? प्रजातंत्र में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद किया, 2 बार कर चुके हैं। किसी के मन में संदेह नहीं कि तीसरी बार किसको मिलेगा। तीसरी बार भी मोदी गारंटी ही होगा। इसीलिए ये मैंडेट देश की इतिहास को छोटा करने के लिए नहीं, देश के इतिहास को बड़ा करने में लगा है। लंबी लकीर खींचने के लिए हम लगे हैं। अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, कई विषय में चर्चा करते हुए ये विषय सामने आया कि भाई देश में, सुबह भी चर्चा हुई, कई सदस्यों ने उसको भी उल्लेख किया कि भाई देश में विशेष करके SC, ST, OBC के बच्चे उच्च शिक्षण संस्थान में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। भारत सरकार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, IIM ऐसे संस्थाओं की नाम लिया गया। उपाध्यक्ष जी, मैं एक तथ्य आपके माध्यम से सदन में ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। पिछले 5 साल की हमने एक एनालिसिस किया है। 5 साल की जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, अगर मैं IIT को ही कोट करूं, IIT की स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी में 2,66,433 ये एडमिशन लिए, मैंने दाखिला लिए हैं। 5 साल की क्यूमुलेटिव फिगर। और 5 साल में ड्रॉप आउट 4,081 हुए, 1.53%। OBC में 1.51% ड्रॉप आउट हुए हैं, SC में 1.47, ST में 1.29। ये IIT सर्वोत्तम संस्थान में है। ये क्यों होता है अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी? जब हमने एक मद्रास चेन्नई IIT की एक डिटेल स्टडी करवाया, उसमें पाया, सुबह मैंने प्रश्नोत्तर के समय में उसको कहा था कि कई सारे विद्यार्थियों को अदर ऑप्शन मिल जाता है। चेन्नई IIT में पिछले 10 साल में जितने बच्चे एडमिशन लिए थे, उसमें से 44 बच्चे ड्रॉप आउट हुए 10 साल में। 44 बच्चे जब ड्रॉप आउट हुए हैं, इनके कारण हमने ढूंढा क्यों ड्रॉप आउट हुए हैं। उनमें से 60% बच्चों को और कोई इंस्टीट्यूशन में दाखिला का अवसर मिल गया। यहाँ तो ड्रॉप आउट में दिखाया गया, लेकिन उनको कोई उन पढ़ाई से बाहर नहीं चले गए। वो पढ़ाई के अंदर रहे, उनकी सुविधा, उनके मन के हिसाब से और कोई इंस्टीट्यूशन में गए। 40% में से 30-35% लोग विभिन्न सामाजिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य के कारण से ड्रॉप आउट हुए हैं। और उनकी संख्या कुल मिला के चेन्नई IIT में 0.5% से नीचे है। मित्रों, यह कह देना कि आज इस सरकार के समय में ड्रॉप आउट बढ़ गया है, ये तथ्य उसकी परे हैं। अभी विद्यार्थियों के बारे में कहा जाता है, विद्यार्थियों की संख्या घटती है। मैं कुछ आंकड़ा आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। जब 2014-15 में हम लोगों को सेवा के अवसर मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तब देश में जितना विद्यार्थी उच्च शिक्षा में पढ़ते थे, पूरा समूचा उच्च शिक्षा में पढ़ते थे, उसकी नंबर 3,42,11,637, 3,42,11,637 ये था, जो आज बढ़ के 21-22 में ये बढ़ के 4,32,68,181 है।
26% की ग्रोथ हुई है उपाध्यक्ष जी, 26% की ग्रोथ हुई है। ये उच्च शिक्षा में इसी सरकार की उपलब्धि है। उसमें महिलाओं की ग्रोथ 31% हुई है। एससी की समूचा ग्रोथ, एससी स्टूडेंट में समूचा ग्रोथ 43% हुई है। और एससी की मेल स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ते हैं, 50% की ग्रोथ हुई है। एसटी की ग्रोथ समूचा, जितने बच्चे 2014-15 में पढ़ते थे और आज मैं उनको 21-22 में तुलना करूं, 65% ग्रोथ हुई है उपाध्यक्ष जी। और बच्चियों के अंदर एसटी बच्ची 80% की ग्रोथ हुई है। यह नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि है शिक्षा के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में। ऐसे ही ओबीसी, मैं माइनॉरिटी को कोट करना चाहूंगा। बहुत लोग हमारी सरकार को एक जबरन छवि बनाना चाहते हैं। मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी में उच्च शिक्षा की हमारी सरकार की पहल के कारण स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखना चाहता हूं। 38% की ग्रोथ हुई है माइनॉरिटी में। और उसमें महिलाओं की संख्या 42% हुई है। स्पेसिफिक अगर माइनॉरिटी में, मुस्लिम माइनॉरिटी में जाऊं, बच्चियों के अंदर मुस्लिम बच्चियों के अंदर 45%, 7% ग्रोथ हुई है इसी सरकार के समय उच्च शिक्षा में। ये आज हमारी सरकार की उपलब्धि है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कई मित्रों ने हमको इस विषय पे परामर्श दिया कि आपकी सरकार के समय में जो पद है वो रिक्त है, लेकिन तथ्य उपाध्यक्ष महोदय ऐसा नहीं कहता है। मैं आपके माध्यम से इस सदन में रखना चाहता हूं। 2018-19 तक इस देश में जो उच्च शिक्षण संस्थान थे, उसमें सामाजिक न्याय के तहत एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन दिखावे के लिए था, पॉलिसी में था, कोई मैंडेटरी नहीं था, कोई बाध्यता नहीं था। और विचित्र बात था, एक बार विज्ञापन कर दो, एससी, एसटी की विद्यार्थी के अंदर योग्य व्यक्ति नहीं मिलेंगे प्राध्यापक के लिए, प्रोफेसर के लिए, तब उसको एक इंटरव्यू के बाद उसको जनरल में कन्वर्ट कर दो। उपाध्यक्ष जी नरेंद्र मोदी जी आए, इस धोखाधड़ी को पूर्ण विराम लगाए, एक नई कानून लेके आए, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019 को लाया गया, जिसमें यह तय किया गया कि संविधान में प्रदत्त जो अधिकार है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, उसको उच्च शिक्षण संस्थान की प्राध्यापक पदों में नियुक्ति में सुनिश्चित किया जाएगा। यह पहली बार 75 साल की आजादी के उपरांत पहली बार जो लोग विभिन्न राज्यों में सरकारों में हैं, एससी, एसटी की गांव में एक पूजा घर बना दिए, अरे वाह, कसीदे की पहाड़ बना देते हैं। उन राज्यों में तो ओबीसी, मैं उपाध्यक्ष जी आज आपकी अनुमति से एक विषय कहता हूं, मेरे को मन में पीड़ा है, इसलिए आपके माध्यम से मैं बाहर कहूं तो गाली भी मिल जाता है, मेरे को अना प्रकार की गाली मिल जाती है। आपके संरक्षण में मैं इस विषय में, जिस राज्य से आता हूं, आपको सुनने में आश्चर्य होगा, ये कान आपके विश्वास नहीं करेगा। देश की सभी राज्यों ने, अमूलचूल सभी राज्यों ने देश में ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया है। एक छोड़ के, मेरे गृह राज्य छोड़ के सभी राज्यों ने शिक्षण संस्थान में, नौकरी में ओबीसी रिजर्वेशन संविधान की जो अधिकार हुआ दिया है, हमारे राज्य में नहीं है। यह विसंगति है। इसलिए इस सारे विषय को ध्यान में रखते मोदी जी ने 2019 में एक एक्ट, सर्वे का साथ कोई संपर्क नहीं है, आप बड़े ज्ञानी हो, दयापूर्वक मैं उलझना नहीं चाहता हूं, मैं पीड़ा कहना चाहता हूं। आपको मेरे को छोटा करना है, निंदित करना है, आप कर सकते हैं, बड़े आदमी और रसूखदार हो, लेकिन कृपा करके सत्य को सामना करने का अभ्यास सबको करना चाहिए। यह सदन इसीलिए है। मैंने भी सुना, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट के उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन जो विषय है ओबीसी की संविधान अधिकार, एससी की संवैधानिक अधिकार, एसटी की संविधान अधिकार, यह किसी की अधिकार नहीं है वंचित करने का। आज नरेंद्र मोदी जी ने उस अधिकार को सुनिश्चित किया है। उपाध्यक्ष महोदय, नियुक्ति में मैं एक तुलनात्मक तथ्य देना चाहता हूं।
हमें बहुत नसीहत दिया जाता है। मैं एक तुलनात्मक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। 2005 से 14 किनके हाथ में शासन की दायित्व थे, कहने की आवश्यकता नहीं है। और 14 से आज तक अगर आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी, आईजर, ये सारे में अगर मैं आपके सामने तथ्य रखूं, पिछले 2005 और 14 के अंदर 9113 अपॉइंटमेंट हुए थे। उसकी तुलना में पिछले 9 सालों में 21,145 अपॉइंटमेंट हुए हैं। ये हमारी नियुक्ति में एक्ट हमने लाया, संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित किया, और सब ये तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं। हमने कैसे विशेष करके समाज की दलित तबके को, एससी, एसटी, ओबीसी, वंचित वर्गों के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है। इसीलिए मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं देश में 4 जाति है, महिला, युवा, गरीब और किसान। और ये जो नीतियां हमने आपको पढ़ाया, तथ्य दिया, इसमें सारे वर्गों की पिछले 9 सालों में क्रमशः बढ़ोतरी हुई है। ये पिछले 9 सालों की सरकार की उच्च शिक्षा में उपलब्धि हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ही नहीं हुआ है, ऐसे ही नहीं हुआ है। ये मैंने सुबह भी कहा था, अध्यक्ष जी ने आदेश दिया तो मैं एक तथ्य रखा था, और डोला जी की प्रश्न का भी उत्तर तब उन्होंने पूछा तो मैंने दिया। 13-14 में जीडीपी के 3.84 एक्सपेंडिचर होता था, परसेंटेज एक्सपेंडिचर होता, तो आज वो बढ़ के लगभग 1% उससे बढ़ के 4.64 हुआ है। ये हमारी सरकार की एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट की ये कमिटमेंट है, ये हमने बढ़ाई है। केवल इतना नहीं, पिछले 9 सालों में 8 आईआईएम, 7 नए आईआईटी, 3 नए आईजर, 16 नए ट्रिपल आईटी, 1 नया एनआईटी और 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने के हम लोगों ने दायित्व लिया है। और आज इसीलिए उसी सीढ़ी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया है। अभी इन दिनों में ये बात सही है, कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करते हुए मेरे परम आदरणीय बड़े भाई प्रशांत नंद जी ने कुछ मूलभूत विषय उठाया। उनका आर्गुमेंट सही है। ये जो यूनिवर्सिटी को हम ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहते हैं, या ट्राइबल इलाका में जो यूनिवर्सिटी बनता है, ये दोनों अलग है या परिपूरक है? उन्होंने कहा कि मेरे दृष्टि से परिपूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, वो एक जैसा है। मैं उनके साथ सहमत हूँ, वास्तविकता वही है। जिस ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम पे हम जिसको जानते हैं, उसमें सिर्फ ट्राइबल स्टूडेंट पढ़ेंगे ऐसा नहीं। ट्राइबल विषयों के बारे में ज्यादा उसमें अध्ययन होगा, रिसर्च किया जाएगा। ट्राइबल इलाका में होगा तो वहां की लड़के ज्यादा पढ़ेंगे, तो उनकी शिक्षा में विकास होगा। ऐसे ही हमारी राज्य कोरापुट में, मैं जिस राज्य से आता हूं, कोरापुट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसमें हिस्टोरिकल रीजन से जिनके हाथ में प्रारंभिक दिनों में बागडोर पड़ी, ऐसे लोगों को नियुक्तियां किया गया, जिसके कारण उसमें जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने की आवश्यकता थी, वहां नहीं हो पाई। लेकिन इन दिनों में 87 पोस्ट की इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है पिछले साल भर के अंदर। कुछ हाई कोर्ट की इंटरवेंशन के कारण, कुछ टिप्पणी के कारण वो प्रक्रिया जारी है। इंटरव्यू पूरा हो गया है, जल्द ही उस काम को पूरा कर लिया जाएगा, उनकी बातों की उत्तर उसमें से आ जाएगी। उपाध्यक्ष जी, मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उल्लेख किया। देश में पहली बार आयु 3 से पढ़ाई का रचना शुरू की गई। पहले हमारी क्लास 1 यानी 5 या 6 साल की उम्र में पढ़ाई होती थी। पोषण की दृष्टि से भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ मिलकर पहल करते हुए हम लोगों ने आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों को संभालते थे। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने वाले टोली ने पहली बार कहा कि अभी बच्चे की जो आयु की विकास 3 साल से 8 साल के अंदर, इसी 5 साल के अंदर उसकी पूर्णांग विकास हो जाता है।
85% ब्रेन डेवलप उसी समय हो जाता है। इसीलिए बाल बाटिका की रचना पहली बार देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शुरू की गई। बाल बाटिका 1, 2, 3 आयु वर्ग 3, 4, 5 में पहली बार उनको पढ़ाई में जोड़ा नहीं जाएगा, उनको खेल में जोड़ाया जाएगा, कहानी में जोड़ाया जाएगा, खिलौना में जुड़ाया जाएगा, जादुई पिटारा लेके आया गया है, उनको टीचिंग लर्निंग मटेरियल देने की काम शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा में अनुसंधान को महत्व दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा में और स्कूली शिक्षा में स्किल को महत्व दिया जा रहा है। भाषा के बारे में आज इस सदन ने पर्याप्त मात्रा में चर्चा किया है। भाषा पहले हमारे देश में राजनीति की विषय बनती थी। एक भाषा को दूसरे भाषा के खिलाफ लड़वाने को काम किया जाता था। यही तो मैकॉले ने 1835 में सोचा था। आज भी सदन में कुछ झंकार ऐसे हुई, ये लोग गैर हिंदी है, सारे भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐलान है, ये घोषणा है। कोई भाषा किसी से कम नहीं है। और केवल ये 22 शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है। हम तो उड़ीसा जैसे राज्य में 2 कोरापुट जिले की देसिया और कुटिया ये भाषा में हमने प्राइमर बना दिया। मधु वर्ण बोध हम पढ़ते थे उड़िया से, उड़िया भाषा को समझने के लिए। ऐसे अन्य वनवासी जनजाति भाषा में हम मुंडा जी के साथ मिलकर, वनवासी विभाग के साथ मिलकर शिक्षा को एकलव्य विद्यालय की रचना की गई है। भाषा आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक प्रमुख प्रायोरिटी है। उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल की समर्थन अपेक्षा करते हुए एक विषय आपके सामने करूं। आज हम कहां पहुंच रहे हैं, भारत को लोग कैसे दिख रहे हैं, भारत की शिक्षा पहल को कैसे दिख रहे हैं, मैं आपके सामने एक उपस्थापित करना चाहूंगा। कल मेरे को ईरान के भी दुनिया की जो पुराने सभ्यताएं हैं उसमें से पारस्य सभ्यता बहुत पुरानी है। पर्शियन लैंग्वेज भारत में बहुत जाने पहचाने लैंग्वेज भाषा है, क्योंकि उर्दू की एक प्रकार से जननी हिंदी और संस्कृत भी है और पर्शियन लैंग्वेज का प्रभाव है, बहुत शब्द वहीं से है। कल उनकी एक विचार संस्था की, एक थिंक टैंक की, पर्शियन भाषा की शादी फाउंडेशन की प्रमुख गुलाम अली आदेल आए थे। ये मान्यवर मेरे को मिलने आए। मेरे मन में भी था कि शिक्षा विभाग के साथ पर्शियन लैंग्वेज की व्यक्ति आएंगे तो क्या क्या विषय होगा। मैं भी थोड़ा तैयारी कर रहा था, हमारी विदेश विभाग मेरे को कुछ सलाह दे रहा था, ये विषय चर्चा हो सकती है। उपाध्यक्ष जी, मेरे मन में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन की एक साक्षात दर्शन हुआ जब उनसे चर्चा हुई। हमने जो आज सोच रहे हैं, जिनको कुछ लोग तो माखौल उड़ा रहे हैं, कुछ लोग उसको एक राजनीतिक पूर्वाग्रह से अलग दृष्टि से देख रहे हैं। दुनिया कैसे देख रहा है, मैं 2 देशों की उदाहरण दूंगा जो मेरे को अभी अनुभव हुआ। कल मिस्टर घोलम साहब ने जब मेरे को बोला, एक किताब मेरे को दिया। वो किताब क्या था? किताब की नाम शास्त्रे मेली आमुंजेस। मैंने कहा महोदय इसकी अर्थ क्या है? उन्होंने कहा इसकी अर्थ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। बोले तो हमारे वहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति। बोले ना, आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। वो कौन किया है? बोले कि वहां का शिक्षा मंत्री जी ने किया है। बोले आपकी क्या रुचि है? उन्होंने कहा कि आपने कहा है कि हम बहुभाषा को महत्व देंगे, विदेशी भाषा को भी हमको, हमारी कोई बालक पढ़ना चाहेगा वो भी पढ़ सकता है। उसमें आपने जो विदेशी भाषाओं के नाम लिखा है उसमें पर्शियन लैंग्वेज भी लिखा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज नरेंद्र मोदी जी की वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना, वैश्विक ग्लोबल सिटीजन बनाने की कल्पना कहां तक पहुंचती है? सोचिए, ईरान की राजनीतिक माहौल, उसमें भारत की शिक्षा नीति की झंकार वहां पहुंचती है। कुछ दिन पहले मॉरिशस की प्रधानमंत्री जी G20 के अवसर पे एक भोजन स्थान पे हम मिले। उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रधान, आपको हमें मदद करना पड़ेगा। मैंने प्रधानमंत्री जी को इस विषय में अनुरोध किया है। बोले साहब आदेश करिए, क्या मदद करें हम? बोले आप NCERT को मेरे वहां भेजिए। NCERT जैसे
अच्छा, उनके मन में एनसीईआरटी की कल्पना क्या है? ये भारत की जो बौद्धिक ताकत बनी है, हम सभी जो जिसकी उपज है, वो कहते हैं कि एनसीईआरटी के मूल ज्ञान भंडार के कारण बनी है। हमें मॉरिशस में एनसीईआरटी की हूबहू व्यवस्था चाहिए। उपाध्यक्ष जी, आज 21वीं सदी में भारत अगर कल्पना करता है कि ज्ञान आधारित विश्व बनेगा, भारत उसकी एपिसेंटर होगा, भारत उसकी केंद्रस्थ होगा। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेके समक का सरक का ट्राइबल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उस कड़ी में उस लंबी सरल रेखा को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खींचा है। मैं इस सदन को विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, आज अच्छा हुआ सभी ने अपने राजनीतिक चश्मे से एक आधा मित्र, कुछ लोग तो आदत से मजबूर होते ही हैं, उनको तो ऐसे कहना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वहां पूछा जाएगा आप तो चुप हो के आगे, मोदी चालीसा कह के आगे। अब इसीलिए उनको कहना पड़ा होगा। उनको मैं उनकी मन की बात, उनकी स्थिति को समझ सकता हूं, लेकिन सभी ने, जिन सभी महानुभावों ने इसको समर्थन किया, सभी ने इसको सच में समर्थन किया। देश की मिजाज बदला है। यही समय है, सही समय है विश्व के सामने एक नया मानक प्रस्तुत करने के लिए। हमारी समक का सरक का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी उसकी द्योतक है। मैं इसी बिल पे समर्थन भिक्षा करके आपसे मेरे वाणी को विराम देने का अनुमति चाहता हूं। बहुत One. It's a point of order, sir. I have to take it, sir. यस प्लीज देखिए रूल सर, मैंने माननीय मंत्री जी को उनके वक्तव्य में टोका नहीं। सीनियर मिनिस्टर मेरे स्टेट को बिलोंग करते हैं, मगर उनकी एक टिप्पणी उड़ीसा राज्य के बारे में थी और ये रिकॉर्ड स्ट्रेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सदन में कई सदस्य हैं जो शायद वास्तविकता से परे हों, तो ये वास्तविकता भी उड़ीसा के बारे में जाना आवश्यकता है। I'll just take 2 minutes and I'll conclude because record should be made straight. प्लीज बी ब्रीफ। Sure. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि उड़ीसा राज्य ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो इंप्लीमेंट नहीं करता है, बाकी सारे राज्य करते हैं। मैं इससे संपूर्ण तरह से असहमत हूं और इसका कारण मैं बताता हूं। बीजू जनता दल और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने बार बार ये कहा है कि भारतवर्ष में ओबीसी कास्ट सेंसस होना चाहिए। जब करने के बाद जब ये चीज नहीं हुई, तब उड़ीसा राज्य ने एक कमीशन गठन किया, एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में। वो कमीशन क्या था? कास्ट का ये जो सर्वे है, इससे जानने के लिए कि कितने ओबीसी एक्चुअली उड़ीसा में हैं। ये आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी मान्यवर, अन्य राज्यों में एससी एसटी की पॉपुलेशन बहुत कम है और आप जानते हैं जुडिशरी ने 50% का एक सीमा निर्धारित किया है कि 50% से ऊर्ध्व अब जा नहीं सकते रिजर्वेशन के लिए। उसी में 30 सेकंड खत्म करता हूं। हमारे उड़ीसा राज्य में लगभग 39.5% जो है एससी एसटी का पॉपुलेशन का रिजर्वेशन है। तो अगर हम बाकी जितना भी टोटल पॉपुलेशन ऑफ करते हैं तो ये 50% से ऊपर चली जाएगी। इसलिए माननीय कोर्ट ने कहा था कि आप जो है स्पष्ट करिए कितना है, उसी हिसाब से किया जाएगा। और इसीलिए कमीशन का गठन हुआ, इसीलिए रिटायर्ड जज की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। बड़ा विद्वान आदमी है, उत्तर तो देना ही पड़ेगा उसको, कहीं ना कहीं मेरे को नहीं, उनको कहीं किसको उत्तर देना ही पड़ेगा, नहीं तो पूछा जाएगा तू चुप कैसे बैठा था। मेरे परम आदरणीय आप उत्तर दे देंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्रम में। जी सर। सर देखिए, ना पॉइंट था ना ऑर्डर था, मेरे आदरणीय है, उसमें मैं नहीं जाता हूँ उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे। लेकिन जो विषय कहा गया सर, आप सामाजिक न्याय को देश में जो कुछ लोग आत्मसात किए और समझे, मैं मानता हूँ शायद मैं आप ही से प्रेरणा लेता हूँ। मैं प्रभात खबर के दिनों से सर 90 दशक दिनों से उसको पढ़ता हूँ। सर देखिए, बहुत रिकॉर्ड स्टेट होनी चाहिए। मेरा कोई विवाद नहीं है, मेरे ये संविधान के अधिकार है। किसी गरीब के अधिकार को किसी को मारने की हक नहीं, कोई बहाना बना के। अगर एक फैलासी में हम जाएं कि हमारे वहाँ 39% एससी एसटी है, हम 50% से ऊपर नहीं जा सकते हैं, 11% तब भी बचता है, उसी को तो कम से कम ओबीसी को दे देते हैं। एक दूसरा, ये जो एक पहेलिया बुझाया जाता है साहब, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्टों ने कहा पंचायत राज व्यवस्था में अर्बन बॉडी में जनगणना के आधार पे आप रिजर्वेशन दोगे। मंडल कमीशन ने चुनाव के बारे में नहीं कहा था, मंडल कमीशन की पैरवी था
शिक्षा और नौकरी में आप 27% रिजर्वेशन दो। महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों ने उन्होंने अपने राज्यों में कमीशन बना के जस्टिफिकेशन देके उसको भी बढ़ाए। मैं तो उड़ीसा में चलो लाचार आदमी उतना भी नहीं मांगता हूं। मेरे पिछले 3 दशकों से 11% के अधिकार को क्यों दबा के रखे हो? इतना ही मेरा गुहार है। मैं एक वेदना कहूं तो आपको फिर पॉइंट ऑर्डर ये क्या साहब है? धन्यवाद प्लीज नाउ आई विल मूव फर्दर नो द क्वेश्चन इज दैट द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Ends part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी to move that the bill be passed. सर करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Now we'll take up another bill. माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, मंत्री जी, मैं निजी टिप्पणी के लिए धन्यवाद आपको देता हूं। The repealing and amending bill 2023, the repealing